हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मेजर थीम्स इन प्ले हैमलेट। बहुत ही फेमस प्ले है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट इज द सिंपल स्टोरी ऑफ अ मैन एवेंजिंग हिज फादर्स डेथ। हैमलेट एक सिंपल स्टोरी है जिसमें एक बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेता है। इस प्ले की जो मेन थीम है, डोमिनेंट थीम है, वो है रिवेंज है, बदला। Although not considered a good act in Christianity and even in other faith, revenge is the theme that runs throughout the play. हालांकि बदले को, रिवेंज को सही नहीं माना जाता है क्रिश्चियनिटी में और दूसरे धर्म में, फेथ में, लेकिन इस पूरे प्ले की जो कहानी है इसमें बदले के इर्द गिर्द घूमती है। स्ट्रक्चर ऑफ रिवेंज। अब स्ट्रक्चर ऑफ रिवेंज प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो प्ले है एलिजाबेथन एज में लिखा गया था, अर्ली 17th सेंचुरी में। उस समय रिवेंज प्ले बहुत ही पॉपुलर होते थे, जैसे थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी और बहुत सारे जो रिवेंज प्ले। तो उस रिवेंज ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए शेक्सपियर ने ये बहुत ही फेमस प्ले लिखा है। अब इसके जो रिवेंज ट्रेजेडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें होता है एक्सपोजिशन। पहले ओपनिंग होता है जिसमें यूजुअली बाय घोस्ट और बाय विक्टिम इन देयर फाइनल मोमेंट, जिसमें कोई घोस्ट आके बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जैसे इस केस में हैमलेट के फादर का घोस्ट आके बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी हत्या हुई है और बेटा तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना है। फिर हैमलेट बदला लेता है अपने फादर की मौत का। एंटिसिपेशन। सेकंड इज एंटिसिपेशन। An elaborate plan for carrying out the revenge is prepared. यहाँ पे हीरो के जरिए, प्रोटैगनिस्ट के जरिए एक पूरा का पूरा एलाबोरेट प्लान बनाया जाता है कि कैसे उसे बदला लेना है। इस केस में हैमलेट कैसे प्ले विद इन प्ले परफॉर्म कराता है मर्डर ऑफ गुंजागो। देन कन्फ्रंटेशन मीन्स आमना सामना। इसमें विलेन और हीरो का आमना सामना होता है। वेयर द एवेंजर जो बदला लेने वाला है एंड द विलेन कम फेस टू फेस। तो इसमें क्या है कि जो बदला लेने वाला है और जो हीरो है, आमना सामना होता है। इस केस में जैसे हीरो का सामना होता है, जैसे हैमलेट का सामना होता है, वो देखता है कि उसका जो चाचा है प्रेयर कर रहा है, उस समय उसका सामना होता है उससे। देन डिले इस तरह की ट्रेजेडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिले मतलब देरी। द एवेंजर कीप्स पोस्टपोनिंग टेकिंग एक्शंस ड्यू टू मोरल और पर्सनल रीजंस। अब जो एवेंजर है, जो बदला लेने वाला है, वो क्या करता है, अपना जो डिले करता है, वो अपना जो बदला लेने का जो समय है उसको डिले करते जाता है। आज नहीं लूँगा, कल लूँगा, आज ये कारण है, कल वो कारण, इस तरह से होता है, डिले होता है, देरी होती है। Then fulfillment. Both the Avenger and the villain are destroyed along with innocent bystanders. अब उसका बदला लेने का पर्पस तो पूरा हो जाता है, फुलफिलमेंट हो जाता है, वो अपने लक्ष्य में तो वो खरा उतर जाता है। लेकिन इस पूरे बदले के प्रोसेस में क्योंकि बहुत डिले हो जाता है, इस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे लोगों की भी मौत हो जाती है जिनकी मौत नहीं होनी थी, जो इनोसेंट है, पूरी तरह से निर्दोष हैं। जैसे इस केस में भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता है, लास्ट में जो स्टेज रहता है डेड बॉडी से लिटर्ड रहता है, भरा रहता है। जैसे इस केस में गर्ट्रूड की मौत हो जाती है, क्लॉडियस की मौत हो जाती है, हैमलेट की मौत हो जाती है, लियटिस, ऑफिलिया, तमाम पोलोनियस, बहुत सारी मौत हुई है इसमें। देन There are two young men bent on avenging their father's death in this play. इस कहानी में दो यंग मैन हैं जो कि अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहते हैं। दो क्या तीन है इसमें, तो फोर्टिन ब्रास भी बदला लेना चाहता है। हैमलेट एंड लियटिस आर बोथ ऑन द सेम मिशन। हैमलेट है, वो भी बदला लेना चाहता है अपने फादर की मौत का। लियटिस है, वो भी अपने फादर पोलोनियस की मौत का बदला लेना चाहता है हैमलेट से। In fact, the appearance of Ghost in the first act lays a heavy responsibility on Hamlet to take revenge of his unjust murder. तो जो इनफैक्ट क्या होता है कि जो शुरुआत में घोस्ट की एंट्री होती है और वो हैमलेट को बताता है कि किस तरह से उसके साथ हत्या हुई है और कैसे इस अनजस्ट मर्डर का, इस अन्यायपूर्ण मर्डर का उसे बदला लेना है। However, as a philosophical mind, Hamlet must establish the responsibility of the
crime on Claudius first and only then take the decision to seek justice. लेकिन जो हैमलेट है एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही विवेकी इंसान है, तो इसके पहले कि वो किसी खूनी मिशन में निकल जाए और अपने चाचा की बिना जाने हत्या कर दे, इसके पहले वो कंफर्म हो जाना चाहता है कि क्या वास्तव में जो मेरा चाचा है वो गिल्टी है. सो ड्यू टू हैमलेट्स कॉन्शियस माइंड द रिवेंज इज डिलेड. और उसका जो कॉन्शियस माइंड है जिसमें वो सोचता है, कुछ करने से पहले 10 बार सोचता है, जिसकी वजह से डिले होता है, देरी होती है. उसका जो हर बात में वो सोचने लगता है, हर जो बात होती है उसको सोचने पे मजबूर कर देती है. वो एक तरह से बहुत ही वो स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी है, दर्शन का छात्र है, तो बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक किस्म का है वो. On the other hand, Laertes also seeks revenge from Hamlet for his father's murder and is willing to kill Hamlet even in the holy place church. तो इस प्ले में हैमलेट के बहुत सारे फॉइल कैरेक्टर्स हैं. फॉइल मीन्स उसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर जिनका सिचुएशन लगभग सिमिलर है, हैमलेट से सिमिलर है. जैसे कि इस केस में लियर्टिस है जो कि पोलोनियस का बेटा है और हैमलेट के हाथों पोलोनियस की अनजाने में मौत हुई है. तो इसकी वजह से क्या है कि हैमलेट से बदला लेना चाहता है लियर्टिस, और इस बदले के प्रोसेस में वो डबल थिंकिंग नहीं करता. वो बस सोचता है कि हैमलेट ने मारा है तो उसको मैं मारूंगा, चाहे मुझे कहीं पर भी मारना पड़े, चाहे कोई भी पवित्र स्थान हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं हो, वो मारेगा. उसके लिए वो डबल थिंकिंग नहीं करता. लेकिन हैमलेट ऐसा नहीं है. हैमलेट थिंकिंग करता है. These two thematic stand of revenge runs parallel until the duel and their death. और ये जो पूरा पैरेलल चलता है रिवेंज की जो प्रक्रिया है, जब तक एक डुएल होता है. डुएल यानी कि दोनों के बीच में तलवारबाजी का मैच होता है, फेंसिंग मैच होता है, और वहाँ पर लियर्टिस की भी डेथ हो जाती है और हैमलेट की भी डेथ हो जाती है पॉइजन तलवार से. और इसके अलावा इन दो बेटों के अलावा एक और बेटा है जो कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे है. प्रिंस ऑफ नॉर्वे जिसका नाम फोर्टिनब्रास है, प्रिंस फोर्टिनब्रास है, वो भी अपने पिता का बदला लेना चाहता है. वो नॉर्वे में रहता है. उसके फादर का मर्डर किया है सीनियर हैमलेट ने, हैमलेट के पिता ने किया है. एक वार में, एक युद्ध में हुआ है. उसका भी बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से बार बार वो डेनमार्क पे आक्रमण करता है. और आखिरी में फिर बाद में जब वो पोलैंड पे आक्रमण करता है और डेनमार्क से गुजरता है, तो हैमलेट उसे कहता है कि अब फोर्टिनब्रास को इस डेनमार्क का राजा बनना है. तो आखिरी में जो फोर्टिनब्रास है डेनमार्क का राजा बनता है. नाउ थीम ऑफ करप्शन. तो यहाँ पर 3 लोग हैं जो बदला ले रहे हैं. द थीम ऑफ करप्शन. और ये जो बदले का जो थीम है, इस थीम पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर देखेंगे. इसमें लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. The theme of corruption. Corruption is a major concern in this play. करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार और करप्शन जो है इस प्ले का बहुत ही मेजर थीम है. The text is saturated with the images of corruption in several forms, decay, death, poison. तो इस प्ले में करप्शन के बहुत सारे सीन हैं, इमेजेस हैं, जहाँ पर डिके हो रहा है, डेथ हो रहा है, पॉइजन इस्तेमाल हो रहा है, जहर का इस्तेमाल हो रहा है. From the very first moments of the play, the images start and set the atmosphere of the corruption which is going to grow as Shakespearean explore this theme. तो फर्स्ट मोमेंट से ही जो करप्शन का जो थीम होता है वो सेट हो जाता है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमको पता चलता है इस डेनमार्क में कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और इस प्ले का बहुत ही मेजर थीम बन जाता है करप्शन. The tone is set when Marcellus says something is rotten in the state of Denmark. तो मार्सिलस जो है गार्ड है, जब वो देखता है हैमलेट के फादर के घोस्ट को देखता है जो कि पूरा कुंडल कवच में पहना हुआ उसके सामने अपीयर होता है, तो वो कहता है कि कुछ ना कुछ डेनमार्क में रॉटन है, कुछ ना कुछ है जो सड़ रहा है, कुछ ना कुछ जो गंदगी फैल रही, समथिंग इज फिशी, इस तरह से कहता है. यहीं से इस पूरा प्ले का टोन सेट हो जाता है कि डेनमार्क में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है. आफ्टर सीइंग द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, what Shakespeare is doing here and is using the image structure of corruption. तो शेक्सपियर ने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो करप्शन के स्ट्रक्चर को कर रहे हैं.
is addressing the broadly held view that a nation's health is connected to the legitimacy of king। तो ये शेक्सपियर ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी देश, किसी भी नेशन का जो हेल्थ है कि वो अच्छा रहेगा या प्रॉस्पर करेगा, समृद्ध रहेगा, उसका ये जो पूरा का पूरा डिपेंड है कि जो किंग है, जो राजा है, वो लेजिटिमेट हो। मतलब राजा हो, किसी को मार के ना राजा बना हो, वो पूरी तरह से न्यायपूर्वक हो, अच्छा हो, तभी कोई भी देश प्रॉस्पर कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि जो अभी वर्तमान में राजा था वो उसने अपने खुद के भाई के कान में जहर डाल के उसकी हत्या कर दी थी और राजा बना हुआ था वो। और उसने अपनी सिस्टर इन लॉ, भाभी से शादी की थी, इंसेस्ट किया था उसने। Here we have the ghost of murdered king and his murderer, a decidedly legitimate king, is sitting on the throne। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो घोस्ट ऑफ मर्डर्ड किंग है, जो बताता है कि कैसे उसकी मर्डर हुई है और कैसे ये जो किंग है, प्रेजेंट किंग है, वो डिसाइडेडली इलिजिटिमेट है। इलिजिटिमेट मतलब उस पद का वो लायक नहीं है, वो कहना चाहिए उसका प्रॉपर वो उसका इलिजिटिमेट है। वो इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन ऑल थ्रू द प्ले हैमलेट इज प्रीऑक्यूपाइड विथ रॉट एंड करप्शन। और पूरे प्ले में हमको पता चलता है कि हैमलेट सोचता है कि पूरा का पूरा जो डेनमार्क में करप्शन फैला हुआ है, सड़ांध है, both of the body and the soul, reflecting the way in which a society is destroyed by corruption of the inner institutions, in this case the court, which is the government। तो इस केस में हम देखते हैं कि पूरे प्ले में, हैमलेट में, कि कैसे सब तरफ करप्शन फैला हुआ है। यहाँ तक कि जो कोर्ट है, जो दरबार है, जो कि गवर्नमेंट चला रही, जो सरकार चला रही है, जो कि किंग क्लॉडियस है, वो इसकी सरकार है, पूरी तरह से करप्ट है। उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करप्ट हैं। Decay, rot and mold are always in the Hamlet's mind, and his language is full of those images. An unweeded garden that grows to seed, things rank and gross possess it। तो कैसे डिके जो है, डिके हो रहा है, रोल्ड हो रहा है, मोल्ड यानी फफूंदी हो रही है, इस तरह से जो इमेजेस लाए गए हैं करप्शन के। और हैमलेट कहता है कि ये तो पूरा का पूरा है, जो डेनमार्क है, एक तरह से गार्डन है जिसमें वीड्स भरे हुए हैं, जिसमें खरपतवार भरे हुए हैं, जिनको साफ करना चाहिए, इस तरह से वो कहता है। एंड काउंटलेस इमेजेस ऑफ डेथ एंड डिजीजेस। और हम बहुत सारे इमेजेस देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की मौत होती है, डिसीज फैला हुआ है। He hides the Polonius body in the place where it is will decay rapidly and stink out the castle। तो वो पोलोनियस का भी बॉडी को इस तरह से दफना जगह में छिपाना चाहता है जहाँ वो जो बॉडी है वो जल्दी से वो सड़ जाए और पूरे जो सड़ाने फैल जाए डेनमार्क के पैलेस में, ऐसा वो चाहता है। इट्स एन इमेज ऑफ करप्शन इन सीक्रेट प्लेस दैट इज गोइंग टू कंटामिनेट द होल कंट्री। तो ये पूरा करप्शन को बता रहा है कि कैसे पूरा करप्शन फैला हुआ है पूरी के पूरे डेनमार्क कंट्री में। तो करप्शन बहुत ही मेजर थीम है। देन द थीम ऑफ रिलीजन, धर्म का थीम। रिलीजियन ऑल्दो नॉट अ डोमिनेंट थीम, ये बहुत ही डोमिनेंट थीम तो नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिलीजन स्टिल हैज़ इट्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रोल एंड एक्ट ऑफ द हैमलेट एंड अदर कैरेक्टर्स। लेकिन इसका जो रिलीजन का, धर्म का अपना ही रोल है इस प्ले में, और हैमलेट के ऊपर और दूसरे कैरेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है धर्म का। Besides some religious markers, there are some dominant religious opinions and thoughts. Hamlet's to be or not to be is interrupted on the lines of this religious thinking about suicide। अब यहाँ पर जो फेमस सॉलिलोक्वी है हैमलेट का, जिसमें वो सोचता है कि टू बी और नॉट टू बी, मुझे रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, कि मुझे मर जाना चाहिए, ये भी धर्म पे आधारित है। क्योंकि वो यहाँ पर सोच रहा है कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। वो जान रहा है कि उसके चाचा ने उसके फादर का मर्डर किया है, फिर भी उसे मौत का बदला नहीं ले पा रहा है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए सोचता है। लेकिन फिर ये सोचता है, जैसे क्रिश्चियन धर्म में क्या कहा गया है कि जो सुसाइड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है। तो और उसके बाद जो लाइफ होती है, मतलब जो मौत के बाद जो सज़ा मिलती है बहुत ही क्रूर होती है। तो वो इस सज़ा से वो डर रहा है कि कैसे अगर मैं उस तरह सुसाइड कर लूँगा तो मुझे बहुत ही नर्क की आग में जलना पड़ेगा। तो इसलिए वो यहाँ पर रिलीजन आता है कि क्रिश्चियन रिलीजन में जो क्या कहा गया है,
इज ए सुसाइड इज ए सिन, सुसाइड को पाप कहा गया है, एंड विल टेक यू टू हेल, ये मुझे नर्क में लेके जाएगा. ही ऑल्सो डज नॉट किल क्लॉडियस ड्यूरिंग द प्रेयर बिकॉज ही वुड गो टू हेवन एंड ही डज नॉट वांट टू ग्रांट हिम दिस अपॉर्चुनिटी. तो एक बात और होती है कि जब हैमलेट को पता चल जाता है प्ले विद इन प्ले में कि उसका जो मर्डर हुआ, उसके फादर का जो मर्डर है उसके चाचा ने किया है, तो वो जब जाता है तो देखता है कि उसका जो चाचा है प्रेयर करता है, तो उसी समय तो तलवार निकालता है, कहता है कि एक ही वार से इसको मार दूंगा. लेकिन तभी वो सोचता है कि नहीं, अभी मैं नहीं मार सकता इसे, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बताया है कि जब मेरे फादर सो रहे थे तो सोते वक्त उनकी मौत हुई है. एक तरह से उनको अनप्रिपेयर्ड डेथ मिला है और जिसमें उनको अपनी पापों का प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला है. तो मेरे जो फादर की आत्मा है भटक रही है, नर्क की आग में जल रही है, तो मैं इस तरह से अभी मार दूंगा. तो जैसे क्रिश्चियन धर्म के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी को प्रेयर करते हुए मार दिया जाए तो वो तुरंत स्वर्ग जाता है. तो मैं इस विलेन को कैसे मैं स्वर्ग में भेज सकता हूँ जिसने मेरे पापा को, मेरे फादर को इतनी बदतर मौत दी है. ऐसा वो रुक जाता है. तो वो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन कर देता है, डिले कर देता है और पोस्टपोन कर देता है कि अभी नहीं मार सकता. Here also does not kill Claudius during prayer because he would go to heaven and he does not want to grant him this opportunity. तो उसे ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका नहीं देना चाहता है, हेवन में जाने का मौका नहीं देना चाहता. आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर. The last comment by Horatio also shows that the religious expressions in the play, which is also a form of the prayer, when he says flights of angels sing thee to the thy rest. और अब लास्ट कमेंट में भी जो होरेशियो है, जब हैमलेट उसकी बाहों में मरते रहता है तो होरेशियो हैमलेट से कहता है कि जो एंजल्स हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे. मतलब हैमलेट एक अच्छी आत्मा थी, एक अच्छा आदमी था, तो उसका जो स्वागत है देवदूत करेंगे, इस तरह से वो कहता है. तो ये भी एक धर्म से रिलेटेड कमेंट है. इट मीन्स दैट रिलीजन इज स्टिल द स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन हैमलेट इवन एट द एंड. तो हम कह सकते हैं शुरू से आखिरी तक जो धर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हैमलेट में, स्ट्रॉन्ग थीम है. One of the most important thing of all this play is a Christian idea of making a sacrifice to achieve healing. और क्रिश्चियन धर्म का जो आइडिया है कि कैसे क्राइस्ट होता है, सेक्रीफाइस करता है सबको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, हीलिंग करने के लिए. हैमलेट इज़ क्राइस्ट लाइक इन द हैंडलिंग ऑफ दिस क्राइसिस. तो हैमलेट की जो पर्सनालिटी है क्राइस्ट लाइक है, जीसस क्राइस्ट की तरह है, जो कि पूरी क्राइसिस को हैंडल करता है जिस तरह से उसने क्राइसिस को और परेशानियों को जो हैंडल किया है. The court is rotten with corruption and the people in it are almost all involved in the plotting and scheming against others. तो ये जो डेनमार्क का पूरा दरबार है वो सड़ रहा है, रॉटन है, पूरा करप्शन, भ्रष्टाचार व्याप्त है और लोग एक दूसरे के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, स्कीमिंग कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में कैसे वो हैमलेट एक्ट करता है. Hamlet's way of dealing with it is to wait and watch as all the wrongdoers fall into their own traps, hauled by their own petards. तो हैमलेट पूरे सिचुएशन को मुआयना करता है, देखता है और कहता है कि हर जो बुरा काम करने वाला है उसको अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी, ऐसा वो कहता है. एज ही पुट इट, ऑल ही हैज़ टू डू इज़ रेडी लाइक ए क्राइस्ट. बस उसे जो करना है वो रेडी रहना है, क्राइस्ट की तरह उसको रेडी रहना है एक्शन के लिए. द रेडीनेस इज ऑल ही सेज, वो कहता है रेडीनेस इज ऑल. एंड देन ऑल अराउंड हिम द करप्शन कोलैप्सेस इन ऑन इट्स कोर्ट and court is purified like Christ, though he has to be a sacrifice to achieve that, and he is living a sense of renewal and hope. तो सब कुछ अंत में ठीक हो जाता है और सारा करप्शन ख़त्म हो जाता है, सब कुछ प्यूरीफाई हो जाता है, क्योंकि जो मेन करप्ट आदमी रहता है क्लॉडियस हैमलेट के हाथों मारा जाता है, पोलोनियस भी मारा जाता है हैमलेट के हाथों. तो सब कुछ सही हो जाता है. लेकिन इसके पहले क्या होता है इसमें, इसके साथ साथ हैमलेट को अपना बलिदान देना पड़ता है, हैमलेट की भी मौत हो जाती है एक तरह से वो. तो ये रिलीजन का थीम है. पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंट्रिग्स. हैमलेट इज, अब इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत थीम है, राजनीति की थीम है इसमें, कैसे पॉलिटिकल जो षड्यंत्र की कहानी है इसमें. ये पूरा का पूरा हैमलेट जो है पॉलिटिकल ड्रामा है. Hamlet is also a political drama. It is because it starts with the political intrigue in which old Hamlet has lost his life.
तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है और ये पॉलिटिक षड्यंत्र से शुरुआत होता है, जहाँ पर ओल्ड हैमलेट ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है एंड द यंग हैमलेट इज़ आफ्टर हिज अंकल क्लॉडियस। और कैसे जो यंग हैमलेट है अपने पिता का मौत का बदला लेना चाहता है क्लॉडियस से, अपने चाचा से। हिज मदर हैज़ मैरिड हिज अंकल, और उसका जो अंकल है उसने उसकी मदर से शादी कर ली है। वाइल द रेस्ट ऑफ द पैलेस इज डिवाइडेड इनटू दिस बिग इंट्रिक्स, और पूरे के पूरे पैलेस में, पूरे के पूरे जो राजमहल में, दरबार में षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ है। वो बार बार ये कहता है कि उसके जो मदर ने और उसके जो चाचा ने शादी करके एक इंसेस्ट किया है, मतलब ऐसी मैरिज रिलेशन जिसमें ब्लड रिलेशन में शादी हो, तो बार बार ये ऐसा कहता है वो। द इंट्रिग्स लीड टू वाइड स्प्रेड कॉन्स्पिरेसीज एंड किलिंग। तो यहाँ पर जो इंट्रीग है, यहाँ पर जो षड्यंत्र है बहुत ही फैला हुआ है, कॉन्स्पिरेसीज फैले हुए हैं और चारों तरफ मर्डर हो रहे हैं। हैमलेट वांट टू एवेंज हिज फादर्स डेथ एज सुन एज ही गेट्स द राइट अपॉर्चुनिटी सो दैट ही कैन एक्सपोज किंग क्लॉडियस ट्रू नेचर टू हिज सब्जेक्ट। तो जो हैमलेट है वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, डेथ का बदला लेना चाहता है। जैसे उसको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे ही उसको कोई सही मौका मिले, तो वो चाहता है कि अपने चाचा को, जो अभी वर्तमान में राजा है, उसको एक्सपोज कर सके कि कितना बुरा है, कितना करप्ट है। उसको एक्सपोज करना चाहता है प्रजा के सामने, सब्जेक्ट के सामने, और वो उससे बदला लेना चाहता है मौत का अपने पिता के। द किंग क्लॉडियस determined to safeguard his position in the face of threat Hamlet's present। अब दूसरी तरफ क्या है, जो राजा है, किंग क्या है, क्लॉडियस है, जो हैमलेट का चाचा है, वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय में है, डिटरमाइंड है कि कैसे उसने जो पोजीशन हासिल की है, ये किंग की जो पोजीशन उसने अपने भाई को मार के हासिल की है, उसको किसी भी तरह उसको बचा के रखना है, अपने थ्रोन को बचा के रखना है। क्योंकि जो हैमलेट है, हैमलेट के रूप में उसे थ्रेट नज़र आता है इस सिंहासन के लिए, क्योंकि जो इस सिंहासन का सही उत्तराधिकारी था वो हैमलेट था, क्योंकि वो अपने पिता का बेटा है। और क्लॉडियस उसकी माँ से शादी करके इसको हथिया लेता है। प्लॉट्स इन सेवरल वेज टू किल हैमलेट, तो बहुत सारा प्लान करता है, प्लॉटिंग करता है, षड्यंत्र रचता है कि वो हैमलेट को किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकार से उसको मौत के घाट उतार सके। पोलोनियस प्लॉट अगेंस्ट हैमलेट टू गेट फेवर्स फ्रॉम किंग क्लॉडियस, और दूसरी तरफ पोलोनियस है जो एक बहुत ही नोजी काइंड ऑफ कैरेक्टर है, जो दूसरों की बातों में टांग अड़ाता है, साइकोफेंट है, चापलूस है। तो राजा का फेवर हासिल करने के लिए, क्लॉडियस का फेवर हासिल करने के लिए, वो पहले ही प्राइम मिनिस्टर है और उसका वो चापलूस भी है, तो वो क्या करता है, हैमलेट के खिलाफ वो प्लॉटिंग करता है, षड्यंत्र रचता है। तो कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हैमलेट्स मदर गर्ट्रूड स्पाई ऑन ईच अदर, और हैमलेट भी अपनी माँ पे शक करता है और गर्ट्रूड भी अपने बेटे पर शक करती है। इस तरह से प्लॉटिंग चलता है। दिस इज ऑल टू डू विथ पावर एंड क्वेस्ट टू अचीव एंड होल्ड इट। तो पूरा का पूरा सत्ता का खेल है, पावर का खेल है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। और इसका जो शुरुआत ही सत्ता को हासिल करने के लिए जो मर्डर हुआ है इससे हुई है, और आखिरी में जो क्लॉडियस की मौत होती है, मर्डर होता है हैमलेट के जरिए, तो सारा का सारा इंट्रिग जो है ख़त्म होता है और सत्ता सही हाथों में जाती है। देन थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो अपीयरेंस ऑफ रियलिटी मतलब जो दिख रहा है, अपीयरेंस माने जो दिखता है, और रियलिटी में जो सच्चाई है। तो सच और झूठ का जो फ़र्क है, ये थीम है इसमें। दिस इज़ अ मेजर थीम इन एवरी वन ऑफ द शेक्सपियरियन प्लेस। ये जो थीम है, अपीयरेंस एंड रियलिटी का जो थीम है, बहुत ही डोमिनेंट थीम है शेक्सपियरियन प्ले में। ऑलमोस्ट सभी प्ले में ये थीम होती है शेक्सपियर के प्ले में। The text of Hamlet is flooded with the reference to the gap that exists between how things seem to be and how they really are। तो इस हैमलेट में ये जो थीम है, इस रेफरेंस के साथ है भरा पड़ा ये थीम कि कैसे जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं और कैसे वास्तव में वो है। वेरी लिटिल इज इन द प्ले रियली एज इट सिम्स। बहुत कुछ कम ऐसा चीज़ें हैं जो कि जो दिख रहा है वैसा सच है, बल्कि सब कुछ छिपा हुआ है। That is bound to be so in the play in which there are so many murderous plot and schemes by those who are in the surface strive to appear innocent like Claudius। तो सब कुछ अलग है, जो मर्डरस प्लाट किया गया है। एक तरफ जो क्लॉडियस है जिसने अपने भाई की मौत
का मौत मतलब हत्या की है, लेकिन बहुत ही इनोसेंट नज़र आता है, हंसते रहता है, एकदम स्माइलिंग विलेन है। हु बिहाइंड इज करिश्मेटिक स्माइल, जो अपनी करिश्माई स्माइल के पीछे इस डैम्ड विलेन, एक बहुत ही दुर्दांत विलेन है। ही इज़ हैमलेट्स पुट इन स्माइलिंग विलेन, जिसको हैमलेट कहता है स्माइलिंग विलेन है, जो कि सामने में तो मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे वो कहना चाहिए पूरी तरह से वो विलेन है। ऑल दो ऑफिलिया लव्स हैमलेट, शी प्रिटेंड टू रिजेक्ट हिज लव। और यहाँ पर ओफिलिया है जो हैमलेट की प्रेमिका है, लवर है, वो हैमलेट को प्यार तो करती है लेकिन अपने भाई के और अपने पिता के बहकावे में आकर वो क्या करती है, हैमलेट के प्यार को रिजेक्ट कर देती है। उसे रिजेक्ट करने का, उसे नफरत करने का बहाना करती है, प्रिटेंड करती है कि उसके प्यार को रिजेक्ट करने का वो प्रिटेंड करती है, बहाना करती है। हैमलेट प्रिटेंड टू बी ए मैड सो दैट ही कैन डिस्कवर द घोस्ट क्लेम दैट क्लॉडियस किल्ड हिम। और वहाँ पर हैमलेट है जो कि बहाना कर रहा है, मैड होने का बहाना कर रहा है, ताकि वो जो घोस्ट ने जो उसे कहा है कि कैसे उसके चाचा ने उसकी हत्या की है, तो इस बात को डिस्कवर कर सके, पता लगा सके, इस वजह से वो पागलपन का नाटक करता है। तो यहाँ पर भी डिसेप्शन है कि हैमलेट जो दिख रहा है एक्चुअल में दिख रहा है पागल, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से समझदार आदमी है। ऑल दी कैरेक्टर्स इन द वन वे और द अनदर आर हाइडिंग देयर ट्रू इंटेंशंस। तो सभी कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल दी कैरेक्टर्स जो अपनी जो सही आइडेंटिटी को छिपा कर रखे हुए हैं और एक फेक आइडेंटिटी अपने ऊपर वो एक चोला पहन के रखे हैं। What makes this theme particularly interesting and different is this play is that as the play develops, the gap between the appearance and reality narrows by the characters becoming more like the mask। तो जैसे जैसे ये जो प्ले है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका थीम बहुत इंटरेस्टिंग है और ये प्ले अपने आप में डिफरेंट इसलिए है, जैसे जैसे प्ले डेवलप होता है तो जो अपीयरेंस है वो हटते जाते हैं और जो जो सच है, सच्चाई सामने आती जाती है। मतलब झूठ के ऊपर जो परत जमी है वो धीरे धीरे छटने लगती है और जो ये मास्क है, ये जो झूठ का जो मास्क है वो हटने लगता है लोगों के चेहरे से और लोगों के सही चेहरे उजागर होने लगते हैं। They are using then any reality that may lie behind that, so the identities they have assumed eventually becomes their realities। तो इस तरह से वो उनका जो आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी सामने आता है। नाउ थीम ऑफ वुमेन, एक जो औरतों की जो औरत की मतलब थीम है ये कि कैसे इस प्ले में औरत के बारे में है। जो मेन डोमिनेंट वुमेन है वो ऑफिलिया है और गर्ट्रूड है। For much of the play, Hamlet is the state of agitation. It is when he is taking to either of the two female characters that he is most agitated, so much so that he is driven to violence against them। तो इस प्ले में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आए हैं जहाँ पर हैमलेट है पूरी तरह से एजिटेशन के स्टेट में है, बहुत ज़्यादा मतलब एंगर में है, गुस्सा है, एजिटेटेड है। वो जब भी वो अपनी जो फीमेल कैरेक्टर से बात कर रहा हो, खासकर जो टू फीमेल कैरेक्टर्स हैं, दैट ही इज़ मोस्ट एजिटेटेड सो मच सो दैट ही इज़ ड्रिवन टू वायलेंस अगेंस्ट देम। इतना ज़्यादा वो एजिटेटेड हो जाता है कि ऑलमोस्ट वायलेंस करने लगता है, हिंसा करने लगता है उनके प्रति। ही केयर्स अबाउट बोथ बट डज नॉट ट्रस्ट इधर। तो ऑफिलिया और गर्ट्रूड जो मेन इसमें कैरेक्टर्स हैं फीमेल, ऑफिलिया उसकी लवर है हैमलेट की और गर्ट्रूड जो है उसकी मदर है। तो उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो केयर भी करता है, लेकिन उनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता, भरोसा नहीं करता। He feels his mother Gertrude has let him down by her hasty marriage to Claudius। उसे लगता है कि उसकी जो मदर है गर्ट्रूड ने क्या किया है, बहुत ही हैस्टी मैरिज कर ली है, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में शादी कर ली है क्लॉडियस से, अपने ही देवर से, अपने ही ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली है, एक तरह से इंसेस्ट किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो नाराज़ है अपनी मदर से कि उसने उसके पिता के मौत के 2 महीने के अंदर ही शादी कर ली उससे। To him it means that she didn't really love his father। और इसका मतलब ये है कि वो उसके फादर को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, तभी उसे इतना जल्दी वो भुला देती है और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश भी है। In the case of Ophelia, he is suspicious that she is part of palace plot against him। और ऑफिलिया के केस में जो उसकी लवर है
हैमलेट है सस्पिशियस है, उसे शंका है, उसे शक है कि जो ऑफिलिया है उसकी जो लवर है उस जो पैलेस में, उस राज दरबार में, उस महल में एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, प्लॉटिंग चल रही है, उसका भी वो हिस्से है। क्योंकि उसे एक बार महसूस होता है कि जब वो ओफिलिया से बात करता है तब वो उसकी बातों को कोई छिप के सुन रहा है, पोलोनियस और क्लॉडियस। इस बात से उसे और ज़्यादा लगता है, जिस वजह से उससे बहुत ज़्यादा वो दुखी होता है, उसे रिजेक्ट करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहता है। बोथ वुमेन डाई इन दिस प्ले, और दोनों विमेन की मौत हो जाती है। अफिलिया की डूबने से मौत हो जाती है और गर्ट्रूड की जहर का प्याला पीने से हो जाती है। अफिलिया इज ड्रिवन मैड बाई treatment she receives from the three men Claudius, Polonius and Hamlet and take her own life। और ऐसा कहा गया है कि ओफिलिया एक तरह से मैडनेस को मतलब मैड हो जाती है, वो अपने पिता की मौत के गम में पागल हो जाती है, और इसके जो लाइफ में ये जो कैरेक्टर्स हैं, मेन जो कैरेक्टर हैं, ये इसके इस मैडनेस के लिए जिम्मेदार हैं। और Gertrude death is more complex because it raises the question, how far is she responsible for the corruption that Hamlet has deal with। और गर्ट्रूड का भी जो मौत होती है वो भी संदेह में घिरा हुआ है, क्योंकि हैमलेट ये डिसाइड नहीं कर पाता कि जो उसकी जो मदर है वो कितने हद तक इन्वॉल्व है इस करप्शन में, इस षड्यंत्र में जिसमें उसके पिता की हत्या हुई है। इस बात पे वो कंफर्म नहीं है। देन मोर्टालिटी द मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो ये जो नश्वरता है, मिस्ट्री ऑफ डेथ, इस स्टोरी की बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ हिज फादर्स मर्डर, हैमलेट इज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ डेथ। जब हैमलेट के फादर का मर्डर हो गया तो हैमलेट जो है इस मौत के आइडिया का पूरा ऑब्सेस्ड है, जुनूनी है मौत के लिए वो। एंड ओवर द कोर्स ऑफ द प्ले ही कंसिडर्स डेथ फ्रॉम द ग्रेट मैनी पर्सपेक्टिव। और जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है वो डेथ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नज़रिए से देखता है हैमलेट। ही फॉन्डर्स बोथ द स्पिरिचुअल आफ्टरमेथ ऑफ द डेथ। वो देखता है, स्पिरिचुअली देखता है कि डेथ है क्या, एम्बॉडीज इन द घोस्ट and the physical remains of the dead such as by Yorick skull and the decaying corpse in the cemetery। तो इस तरह से तरह तरह के सिंबल आते हैं, डेथ के सिंबल आते हैं इसमें, जैसे कि उसके पिता का घोस्ट आता है, घोस्ट भी एक तरह से डेथ का सिंबल है। फिर जो डेड बॉडी जो पड़ी रहती हैं सीमेंट्री में, जहाँ कब्रिस्तान में, फिर योरिक का स्कल जो अपने हाथों में लेता है हैमलेट, और जो सड़ी गली जो लाश रहती है सीमेंट्री, ये सारे के सारे डेथ के सिंबल्स हैं इस प्ले में। Throughout, the idea of death is closely tied to the theme of spirituality, truth and uncertainty, in that death may bring the answers to Hamlet's deepest questions। तो जो पूरे का पूरे जो प्ले है उसमें डेथ की आइडिया है और थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है और सच्चाई है, डेथ की अनसर्टेनिटी है कि डेथ है जो बहुत ही अनिश्चित है, किसी भी समय किसी को आ सकती है। और हैमलेट का जो डीपेस्ट क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है, एंडिंग वन एंड फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइंग टू डिटरमाइन ट्रूथ इन एम्बिगुअस वर्ल्ड। तो वो सोचता है कि अगर मौत आ जाए तो मौत क्या होता है, कि मौत सारे समस्याओं का हल है कहता है। जब वो मार नहीं पाता अपने फादर के हत्यारे को तो उसे लगता है उसे टू बी और नॉट टू बी कहता है, उसे मर जाना चाहिए, सोचता है वो इस तरह से। तो बहुत ही डोमिनेंट थीम है। देन एंड सिंस डेथ इज बोथ द कॉज ऑफ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवेंज। तो जो डेथ है ये कॉज भी है, मतलब कारण है जिसकी वजह से हैमलेट बदला लेना चाहता है क्योंकि उसके फादर का डेथ हुआ है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस भी है, रिजल्ट भी होता है। रिजल्ट ये है कि आखिरी में क्लॉडियस को मारता है, रिवेंज लेता है, बदला। तो ये कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंसेस भी है डेथ। It is intimately tied to the theme of revenge and justice। तो ये जो डेथ की जो थीम है वो बदले और जस्टिस, बदले और न्याय से जुड़ा हुआ है। क्लॉडियस मर्डर ऑफ किंग्स हैमलेट से इनिशिएट हैमलेट्स क्वेस्ट फॉर रिवेंज। क्लॉडियस ने जो मर्डर किया उसके फादर का, किंग हैमलेट का, उससे ये कहानी शुरू होती है और हैमलेट का बदला शुरू होता है। हैमलेट की बदले की जो क्वेस्ट है, जो खोज है, वो शुरू होती है कि जो उसको बदला लेना है, क्वेस्ट फॉर रिवेंज। एंड देन क्लॉडियस डेथ इज एंड ऑफ द क्वेस्ट। और जब क्लॉडियस की मौत होती है आखिरी में, जब
मारता है हैमलेट उसे, तो उसका ये बदला पूरा होता है, उसका ये जो क्वेस्ट, उसका जो दौड़ है, खोज है, पूरा होता है। द क्वेश्चन ऑफ हिज ओन डेथ ट्रबल्स हैमलेट एज वेल, और उसके खुद का डेथ का क्वेश्चन उसे ट्रबल करता है कि उसे मर जाना चाहिए, क्या उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो डेथ बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है, बार बार डेथ का थीम आता है इसमें। He repeatedly contemplates whether or not suicide is a morally legitimate action in a unbearably painful world. वो बार बार सोचता है कि उसे इस दुख भरी दुनिया में क्या सुसाइड कर लेना चाहिए ताकि उसके दुखों का अंत हो जाए, ऐसा वो चाहता है। इस morally legitimate action is an अनबियरेबली पेनफुल वर्ल्ड। और वो फिर ये भी सोचता है कि क्या ये मोरल होगा, क्या ये नैतिक होगा, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म के अनुसार आत्महत्या अपराध है, सिन है। देन वो ये भी सोचता है कि इस अनबियरेबल पेनफुल वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जिसमें वो दुखों को सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या उसे मर जाना चाहिए। इस तरह से टू बी और नॉट टू बी चलता है। हैमलेट्स ग्रीफ एंड माइजरी इज सच दैट ही फ्रिक्वेंटली लॉन्ग्स फॉर डेथ टू एंड हिज सफरिंग। तो इस तरह से हैमलेट बार बार इस बारे में सोचता है, अपने सफरिंग को ख़त्म करने के लिए, अपनी यातनाओं को ख़त्म करने के लिए डेथ का सहारा लेना चाहता है। बट ही fears that if he commits suicide he will be consigned to eternal suffering in hell because of the Christian religion's prohibition of suicide। लेकिन वो दूसरी तरफ ये सोचता है कि अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे नर्क की आग में जलना पड़ेगा, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म के अनुसार सुसाइड करना प्रोहिबिटेड है, वो मना है इसमें धर्म में। In this famous to be or not to be soliloquy, Hamlet philosophically concludes that no one would choose to endure the pain of life if he or she were not afraid of what will come after death, and that is this fear which cause complex moral considerations to interfere with the capacity for action। तो इस तरह से हैमलेट फिलोसोफाइज करता है, लास्ट में कंक्लूड करता है कि कोई भी जो इंसान है इस लाइफ के पेन को सहन नहीं करना चाहेगा, एंड्योर नहीं करना चाहेगा, अगर उसे डर ना हो कि इस डेथ के बाद उसका क्या होगा, कि डेथ के बाद उसे नरक में जलना पड़ेगा। तो अगर ये ना हो तो इंसान जो है मौत को गले लगा लेगा, ऐसा कहता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स मोरल कंसिडरेशन है इस पूरे प्ले में, और ये जो डेथ की थीम है ये प्रोमिनेंट है। तो ये थी डिस्कशन पूरे थीम की। अगर ये आपको ये जो वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।